हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो देखिए दोस्तों, जो भी पटवारी के स्टूडेंट्स हैं, पुलिस के स्टूडेंट हैं, फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा बात करें यूपीएसएससी वीडियो की बात करें तो इन सभी के लिए यहाँ पर हिंदी का एक क्रैश कोर्स है। और क्रैश कोर्स में आपको डेली 50 एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। और 50 एमसीक्यूज की बात करें दोस्तों तो सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं और कल से इसका टाइम आपको बता देते हैं कि 5:30 पर आपको एक क्लास देखने को मिलेगी, डेली देखने को मिलेगी, सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों, कल से ही जैसे कि हमने जो आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में, तो उसे हमें कंप्लीट करना है। तो इसके लिए कल से आपके लिए 2 या फिर 3 क्लास एक दिन में डेली रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, क्रैश कोर्स हमें कंप्लीट करना है। आप सभी को यहाँ पर हमसे जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लासेस की। हिंदी का है देखिए, और हिंदी की बात करें तो ये 15 सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे पहले इन सभी से आपको यहाँ पर 50-50 एमसीक्यूज देने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें जैसे कि आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्ण, उच्चारण और भाषा। यहाँ से हम आपके लिए 50 एमसीक्यूज लाएंगे और वहीं पर कोशिश करेंगे कि आपको और भी फैक्ट आपको यहाँ पर डिटेल से डिस्क्राइब कराएं। तो पहली क्लास आज की हमारी यह है। और दूसरी बात करें यहाँ पे शुद्ध शब्द की होगी। और देखिए, शुद्ध शब्द में हम आपके लिए 50 यहाँ पे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लाएंगे, लेकिन यहाँ पर इन 50 एमसीक्यूज के माध्यम से आपको 200 के लगभग सबसे इंपॉर्टेंट जो शुद्ध शब्द है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको करवाएंगे। तो उसकी क्लास आपके लिए कल आएगी और रेगुलर इसी हिसाब से आपके लिए क्लासेस रहने वाली है। कल से करंट अफेयर की क्लासेस भी शुरू होने वाली है। तो शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिवाली की छुट्टी आप सभी की अच्छी रही होगी और अब है समय पढ़ने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर जो आज टॉपिक है आप सभी देख रहे हैं, ये है वर्ण, उच्चारण और भाषा। तो यहीं से हमने क्वेश्चन रखे हैं, एमसीक्यू रखे हैं और यहाँ पे आपके आंसर भी देखने हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको फैक्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है और आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? मालवी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर अवधी? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? और देखिए, अगर आप इसका सही आंसर आप सोचोगे ऑप्शन नंबर यहां पर ए यानी मालवी, तो यह बिल्कुल सही होगा। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत यह नहीं आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें हिंदी में उपभाषा की, तो 5 उपभाषाएं हैं: पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। और यहीं पर जो पूर्वी हिंदी है, इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बोलियां आती हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी 3 हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यहीं से बार बार प्रश्न बनते हैं। तो अगली बार में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अवधी किसकी बोली है, किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बघेली की बात करें, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और छत्तीसगढ़ी की बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। आगे और डिस्क्राइब कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, ढूंढाड़ी जो बोली है इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये यूपीएसएससी का पेपर है। यहाँ पे पूछा गया था यूपीएसएससी के एग्जाम में। तो यूकेएसएससी भी आपको, यूकेपीएससी भी आपको ये प्रश्न पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है और आपको पूछा गया है कि जो ढूंढाड़ी बोली है इसका प्रयोग किया जाता है पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में या फिर दक्षिणी राजस्थान में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका सही आंसर आपको सोचना है। और आप सभी यहाँ पर जो सोच रहे होंगे वो सोच रहे होंगे पूर्वी राजस्थानी की। तो देखिए दोस्तों, कैसे हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे और ये सभी राजस्थान के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो पूर्वी राजस्थानी है, देखिए पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी आता है और ढूंढाड़ी आती है। तो राजस्थान की जो बोलियां हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है: जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी या मालवी। अब यहाँ पर आप देखोगे जो पूर्वी है उसके अंतर्गत जयपुरी आता है और जयपुरी का ही जो दूसरा नाम है वो ढूंढाड़ी भी है। ऐसा प्रश्न भी आ चुका है कि ढूंढाड़ी बोली है तो राजस्थानी ही है और पूर्वी राजस्थानी ही को यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, टोटल 50 क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर अपना जो टेस्ट है वो कंप्लीट करना है और यहाँ पर आपको वीडियो के लास्ट में यह भी बताना है कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है, टेस्ट लिया जाता है, तो कितने नंबर आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। क्या 30 प्लस, 40 प्लस, 45 प्लस या फिर यहाँ पर 50 के 50। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है?
तो कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली या फिर मैथिली? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मैथिली यहां पर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। यहां पर देखोगे कि 5 उपभाषाएं होती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती है। पश्चिमी के अंतर्गत आप देखोगे यहां पर 5 आते हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। और बिहारी की बात करें जो बार बार पूछा जाता है, वहां पर मगही, भोजपुरी, मैथिली। राजस्थान के अंतर्गत अभी हमने 4 देखी थी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। और यहीं पर पहाड़ी की बात करें तो गढ़वाली, कुमाऊं और नेपाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? 4, 3, 7 या फिर 8? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार आपको इसका राइट आंसर देना है और इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7। वैसे अगर ऐसा पूछा जाता संस्कृत में, तो संस्कृत में तो वैसे 8 भी हो जाते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन मुख्यतः जो दीर्घ स्वर है वो 7 ही होते हैं और हर जगह आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही मिलेगा। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले यूकेएसएससी का ये प्रश्न है, यूकेएसएससी ने आपको पूछा है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा है, 2-3 बार रिपीट करके पूछा है कि जो ह्रस्व स्वर है या मूल स्वर है कौन सा नहीं है। तो मूल स्वर यहां पे 4 है, आ, ई, उ और री। तो ये 4 मूल स्वर हो गए हैं। फिर इसके बाद देखोगे दीर्घ स्वर। तो बाकी दोस्तों, दीर्घ स्वर की बात करें तो इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर 2 स्वरों के मेल से बनेंगे। द्विमात्रिक स्वर भी इन्हें कहते हैं। और जो प्लुत स्वर होता है, तीसरा स्वर होता है स्वर का प्रकार, वहां पर उसे क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर है और बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, आई और औ, ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर है। फिर यहां पे सजातीय स्वर जो एक जैसे स्वर से मिलकर बनते हैं, और विजातीय स्वर जो अलग अलग स्वर से मिलकर बनते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे आ सेम है तो आ बन गया, तो ये सजातीय स्वर का एग्जांपल है। विजातीय की बात करें तो आ धन ई से बना, ए बना, तो ये विजातीय स्वर है, यानी अलग अलग स्वर समूह से बना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, त वर्ग का उच्चारण स्थान। देखिए, ता वर्ग का उच्चारण स्थान, ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं और बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो इन्हें याद करने का क्या तरीका है वो आपको यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। ता वर्ग का उच्चारण स्थान, दंतोष्ठ्य, दंतव्य, तालव्य या फिर कंठ तालव्य। तो ता वर्ग की बात करते हैं तो ता वर्ग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी दंतव्य के अंतर्गत है। और ए का उच्चारण स्थान, क्वेश्चन नंबर 6 का ए का उच्चारण स्थान, तो ए का उच्चारण स्थान आपको मिलेगा कंठ तालव्य में। कैसे है दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे दिखाएंगे एक फिगर, उसके माध्यम से आप आसानी से याद कर दोगे अगर उस फिगर को अपने आपने दिमाग, जो आपका दिमाग है वहां पर आपने उसे फिट कर दिया है। वाह का उच्चारण स्थान, ये बार बार आता है। वाह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य में है। कहां पर है? दंतोष्ठ्य में है। अब यहां पर देखिए और इस फिगर को याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखोगे अगर आपने इस फिगर को याद कर लिया है तो यहां से आप सभी जो वर्ग है कि कौन सा कहां से किस जगह से किसका उच्चारण होता है आसानी से कर दोगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह है, आपको समझाने के लिए एक बार यहां पे इसे यहां पर अलग से रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इसे यहां पर मैं इसे रब कर लेता हूं जिससे कि आपको पहचानने में आसानी हो। तो यहां पर यह है दोस्तों, इसे रब कर लेते हैं। देखिए यहां पर इसे यहां पर रब कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर, तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर बात करेंगे तो सबसे नीचे आएगा, सबसे पहले कंठ आता है, सबसे पहले गला आएगा ना, उसके ऊपर आता है कंठ के बाद यहां पर तालव्य, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। अगर आपको यहां पर अगर समझकर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहां पर इस फिगर को इस हिसाब से भी याद कर सकते हो। तो इनका आप कर्म दे दीजिए। जैसे बात करें कंठ का नंबर, शुरुआत से बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, और ये जो हमारे पास स्पर्शी व्यंजन है का से लेकर मां तक, इनको भी आप कर्म दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5। और बाकी दोस्तों यहां से आपको जो कर्म देना है ना, तो यहां जो या रा ला व शा है, इनको आपको यहां पर जो देना है ये आपको वर्टिकल के रूप में देना है। रा शा ये यहां पर आएंगे और ला शा आपको यहां पर इस हिसाब से कर्म देना है। और कर्म नंबर इसे 2 से शुरुआत करनी है, इसे 3 से, इसे 4 से। तो देखिए अभी याद हो जाएगा। देखिए कंठ की बात करें तो का वर्ग आ गया, और इसके अलावा यहां पर बात करें तालव्य की, यानी चा वर्ग यहां पर आ गया दूसरे नंबर पर, मूर्धा में टा वर्ग तीसरे नंबर पर, और दंत में ता वर्ग, और ओष्ठ की बात करें तो पा वर्ग। आसान है दोस्तों, नंबर हमने सेम कर्म रखा है, सेम कर्म यहां पर रख दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर यहां पर देखिए, यहां से आप स्वर उठाना शुरू कर दीजिए। कंठ में आ स्वर्ग आ गया। अगर तालव्य की बात करें तो ई आ गया है। फिर यहां पर री,
और दंत में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं आएगा, इसलिए जो अगला स्वर आएगा वो सीधा ओष्ठ में चला जाएगा, उ यानी ओष्ठ में चला जाएगा। तो 5वें नंबर पर आ गया है। तो स्वर का उच्चारण स्थान भी आपको यहां पर पता चल गया है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे या शा है तो आपको इन दोनों को एक साथ लेना है और दूसरे नंबर से स्टार्ट करना है, यानी दूसरा नंबर किसका है, तालव्य क्या है। रा शा को एक साथ लेना है, उसके यानी तीसरे नंबर पर बात करें तो मूर्धा में आपको लेना है, और ला शा की बात करें तो यहां पर चौथा नंबर है और यह आपको लेना है दंतव्य में। बाकी दोस्तों यहां पर आप देखोगे कंठ तालव्य। अब देखिए ये चीजें तो आपने देखी, कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ। अब कंठ को जोड़ो पहले तालव्य से, फिर कंठ को जोड़ो यहां पर सबसे ऊपर ओष्ठ से। तो कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ। तो कंठ तालव्य में सबसे पहले जुड़ेगा जो पहला यानी अगला है ए आई, और कंठ ओष्ठ में जुड़ेगा अगला नंबर जो है ओ औ का। और बाकी दोस्तों जो ये है ना, ये विसर्ग के अंदर अयोगवाह वर्ण है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो यहां तक तो आपने देख लिया है। अब बचे हैं वा और हा। देखिए वा की बात करें तो दंतोष्ठ में आता है, दांत और ओष्ठ में, दंत और ओष्ठ में वह यहां पे वा आ गया है। और यहीं पर बात करें काकल्य की तो वो हा के अंतर्गत आता है। पूछा जा चुका है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए आपने देखा अभी पीछे कि अयोगवाह जो वर्ण है वो 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं, अंक आहा है। तो अयोगवाह वर्णों की जो संख्या है वो 2 है, अंक और वह है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर देखिए, छा का उच्चारण स्थान कहां पर है। छा का उच्चारण स्थान कहां पर है, तो इसका उच्चारण स्थान आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलेगा, कंठ मूर्धा कंठ में। कैसे मिलेगा दोस्तों, जरा आप यहां पर देखिए। सबसे पहले तो संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपने बार बार पढ़े हैं। एक होता है छा, एक होता है यहां पर त्रा, एक होता है यहां पर शा, और एक होता है यहां पर ज्ञा। तो यहां पर ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। छा अगर यहां पर आप इसका विच्छेद करोगे तो कैसे बनेगा, यह बनेगा का, ठीक है। फिर यहां पर आएगा प्लस षटकोण वाली शा, फिर यहां पर बनेगा यहां पर आ। अब यहां से आप इसका उच्चारण स्थान आसानी से पता कर दोगे। देखिए का की बात करते हैं, का यानी कंठ से स्टार्ट होता है, तो यानी सबसे पहले कंठ आ गया है। फिर देखिए शा की बात करते हैं तो एक चीज आपने देखा था ना पीछे, देखिए या रा ला वा। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए या रा ला वा और शा शा शाह। तो आपको नीचे वाले कर्म यानी वर्टिकल यहां पे लेना है, लंबाई में आपको लेना है, खड़े में आपको लेना है। तो यहां पर जो आप शा देख रहे हैं ये तीसरे नंबर पर आएगा, यानी मूर्धा पे आएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आप देखोगे तो शा की बात करें तो यानी ये मूर्धा पे आ गया है, और यहीं पर बात करें फिर आ की बात करें जो स्वर है तो ये फिर कंठ में आ गया है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी का निकाल सकते हो। तो ऐसे ही ता की बात करें तो ता किससे मिलकर बनता है, यह बनता है यानी आधा ता, इसके अलावा बात करें यहां पर आधा रा, प्लस इसकी बात करें तो यहां पर आ। ऐसे शा की बात करें तो यह बनेगा सलजम वाली शा। इसके अलावा यहां पे बात करें धन यहां पे यानी रा आधा रा, और यहां पर बात करें तो आ। इसी आधार पर आसानी से कर सकते हो। ज्ञा की बात करें वो बनेगा जा, धन यहां पर ज्ञा, और इसके अलावा यहां पर बात करें यानी यहां पर लगा देते हैं, हलंत लगाना जरूरी है, ठीक है। और फिर इसके अलावा यहां पर आ। तो देखिए दोस्तों उच्चारण स्थान पता करना आसान है ना, बस आपने इसका विच्छेद कर दिया है, और जिसका जो भी कर्म होगा। देखिए जा का उच्चारण स्थान कहां पर था, आपने देखा था जा का उच्चारण स्थान देखिए का खा गा गा गा, चा छा जा झा, जा यानी दूसरा नंबर पर, और दूसरा नंबर पर आपने देखा था कौन सा था, यानी आप देखोगे दूसरा यानी तालव्य पे था। तो आप इसका आंसर दोस्तों आसानी से पता कर सकते हो। तो देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर यहां पे 10 है कि वत्स से व्यंजन है इसका उदाहरण कौन सा है। तो वत्स से जो व्यंजन है इसका उदाहरण कौन सा है, रा या, ला वा, रा ला या फिर ला या। देखिए काफी कंफ्यूजिंग है और आपको इसका आंसर सोचना है, और आप सोचोगे ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर आप सोचोगे सी, यानी आप देखोगे रा और ला, यानी रा और ला। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, रा और ला इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा ना शा को भी वत्स व्यंजन के अंतर्गत जोड़ा जाता है, इसकी डेफिनेशन आप यहां पे देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है और 12 है कि पूछा है यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पूछा गया है आपको कि देखिए कि ताड़न जात व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ताड़न जात जो व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है।
तो देखिए इनकी संख्या की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 आपको मिलेगा। और ताड़न जात की बात करें तो ध्यान रखना, इन्हें ही उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, विकसित व्यंजन भी इन्हें कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। और ढ और ढा की बात करें तो ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन होते हैं। ध्यान रखना, बिंदु लगाना काफी जरूरी होता है और यहां पर यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है तो कहां पर हुआ है, और आपने यहां पर एग्जांपल के माध्यम से देख लिया होगा कि जो पढ़ाई है यहां पर उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहां पर यह ढा की यूज हुई है। तो ये देखिए आप यहां से आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 13 और 14। जीवा के आधार पर, देखिए जीवा उच्चारण के आधार पर पश्च स्वर नहीं है। देखिए जीवा उच्चारण के आधार पर बात करें तो 3 स्वरों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च में। तो पश्च में कौन सा नहीं है, आओ, ई, आ या फिर उ। तो कौन सा यहां पर पश्च स्वर के अंतर्गत नहीं है, तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए आपको मिलेगा। और यहीं पर बात करें, अगला है कि जीवा उच्चारण के आधार पर ए का उच्चारण स्थान होगा। देखिए ए का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ए का उच्चारण स्थान कहां पर होगा, तो देखिए इसका उच्चारण स्थान की बात करें तो यह आपको अग्र में मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये है और कैसे आपको याद करना है वो समझना है। यहां पर देखिए ये हो गए जीवा की बात करें, और जीवा के कर्म की बात करें तो अग्र, मध्य और पश्च 3 भागों में बांटा गया है। मध्य में केवल आ है, अग्र में ई ए आई, आप यहां पे उच्चारण करो ना ई ए आई तो आपकी जीभ आगे आएगी, तो ई ए आई अग्र में है। और पश्च की बात करें तो जितने बच जाएंगे वो पश्च के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है यहां पर कि निम्न में से विवृत स्वर है, तो विवृत स्वर कौन सा है, और वहां पर आपको यह भी बताना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। तो देखिए लगभग बंद ही रहता है, वो कहां पर रहता है, तो यह रहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संवृत में। और विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ। और निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है, तो विवृत स्वर जो आपको मिलेगा वह मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आ आपको मिलेगा। यहां पर आप देखिए दोस्तों, यहां पर आपने जीवा के उच्चारण के आधार पर देखा था। अब यहां पर देखिए संवृत किसे कहते हैं। देखिए संवृत के अंतर्गत आएंगे ई उ ऊ। देखिए यहां पर देखिए जैसे अग्र में आपने देखा था ई आया था, ए आई आया था, लेकिन यहां पर आपको ए आई के जगह में ओ ले देना है, वो संवृत के अंतर्गत आएगा। यानी जब आप उच्चारण करोगे ना तो मुख द्वार बहुत कम खुलेगा, ई उ छोटा सा द्वार खुलेगा, तो ई उ। अर्ध संवृत में ए आओ, विवृत में मुख द्वार आपका पूरा खुलेगा यानी आ हो गया। और अर्ध विवृत की बात करें तो आ, ए, आओ और औ। तो यहां पर ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या है। अंतःस्थ व्यंजन, तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन की बात की गई है और वहां पर पूछा गया है कि इनकी संख्या कितनी है। तो अंतःस्थ व्यंजन जो है इनकी संख्या आपको मिलेगी 4। कौन कौन से, या, रा, ला, वा आपने पढ़े होंगे। या, रा, ला, वा यह है अंतःस्थ व्यंजन। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है या, रा, ला और हा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है यह आपको बताना है। तो ऊष्म व्यंजन आपको मिलेगा, तो देखिए ऊष्म व्यंजन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी, यानी हा आपको मिलेगा। और कौन कौन से होते हैं, श, श, श और हा। श, श, ह और यहाँ पर देखिए हा, तो श, श, श और फिर हा। तो ये हो गए हैं ऑप्शन नंबर यानी 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, बघेली बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, बघेली बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो बघेली की बात करें तो ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्धमागधी से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है, राजस्थानी बोली का उद्भव कहां से हुआ है। तो राजस्थानी के पूछा गया है कि इसका उद्भव कहां से हुआ है, सोरसेनी से, सिंधी से, अर्धमागधी से या फिर मागधी से। तो यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके सामने रखे हैं। राजस्थानी बोली का उद्भव ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यानी सोरसेनी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी सोरसेनी से। यहां पर आप देखोगे और यहां पर आप इसे पढ़ लेना दोस्तों। सोरसेनी से पश्चिमी हिंदी बोली, राजस्थानी का, गुजराती का, पहाड़ी का, इन सभी का उद्गम सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और यहीं पर बात करें आप यहाँ पे देखोगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी भी आता है। इसका मतलब कन्नौजी आपको पूछा जाए सोरसेनी अपभ्रंश से, ब्रज भाषा का उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश से, और यहीं पर खड़ी बोली की बात करें तो यह भी सोरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा आगे देखिए,
अब यहाँ पर देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है मागधी से। मागधी के अंतर्गत बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, तो ये मागधी के अंतर्गत आती है। और अर्ध मागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। और पूर्वी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। सुनीत चटर्जी ने किसे जनपदीय हिंदुस्तानी कहा था? सुनीत चटर्जी ने किसे जनपदीय हिंदुस्तानी कहा था? प्राचीन हिंदी, अपभ्रंश हिंदी, ब्रजभाषा हिंदी या फिर खड़ी बोली हिंदी? तो क्वेश्चन नंबर 21 और राइट आंसर ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ए। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही मिलेगा, यानी खड़ी बोली। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है? देखिए दोस्तों, यूकेएसएससी का प्रश्न है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन जो आपको मिलेगा वह कौन सा है? तो यह आपको मिलेगा, देखिए ये मिलेगा ऑप्शन सी, यानी चा। कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन होते हैं? तो यहां पर देखोगे कि जो चा, छा, जा और झा है, ये पहले के जो 4 व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। इनकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि गलत कथन आपको बताना है कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं हैं, 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1968 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 23 और राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर 1968 गलत है, 1967 ही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है कि सही सुमेलित है लुंठित वर्ण ला है, अर्धस्वर या और वाह है, पार्श्विक वर्ण रा है और उच्छिप्त व्यंजन ढ और ढ है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी या और वाह ये दोनों अर्धस्वर है। और यहां पर आप देखोगे जो लुंठित वर्ण है ना वो ला नहीं है, यह क्या है? यह तो है रा। और पार्श्विक वर्ण रा नहीं है, पार्श्विक वर्ण जो आपको मिलेगा वह आपको मिलेगा ला। कंफ्यूज होता है इसलिए आपको याद करना है, पार्श्विक वर्ण ला है, लुंठित वर्ण रा है। लुंठित से ला पे मत चले जाना, रा होता है। और उच्छिप्त की बात करें तो ढाढा नहीं, बल्कि यहां पर बिंदी भी नीचे आती है, यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 अल्पप्राण, महाप्राण ये बार बार पूछे जाते हैं। तो अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं ये आपको बताना है। अल्पप्राण, तो देखिए अल्पप्राण की बात की जाइए है, बताइए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि खा, धा, ना और भा इसमें से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों अल्पप्राण व्यंजन आपको मिलेगा, तो देखिए अभी व्याख्या करेंगे, तब तक आप आंसर दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप में से ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं, ना चूज कर रहे हैं, ये सही है, यह है अल्पप्राण। अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। अब कौन सा नहीं है मतलब ये सभी कौन से होंगे, यानी आपको बताना है कि यहाँ पर महाप्राण कौन सा है। अल्पप्राण व्यंजन नहीं है मतलब अल्पप्राण नहीं है, तो महाप्राण कौन सा है? टा, पा, फा या फिर वा। तो इसमें महाप्राण कौन सा होगा? तो जी हाँ दोस्तों, यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फा ही आपको मिलेगा। और 27 की बात करें कि महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो महाप्राण की बात करें दोस्तों यानी सब अल्पप्राण होंगे। और यहाँ महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर अल्पप्राण आपको पता करना है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो जी हाँ ये मिलेगा ऑप्शन नंबर महाप्राण व्यंजन। तो देखिए महाप्राण व्यंजन आपको कौन सा मिलेगा? मा, छा, ठा या फिर घा। तो शायद यहाँ पर आपके लिए कुछ कंफ्यूज हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको इसका राइट आंसर देखना है और वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मा। याद कैसे करना है? तो देखिए याद आपको ऐसे करना है, यहां पर देखिए ये हो गया आपके पास व्यंजन हो गए हैं। और यहीं पर बात करें अल्प, महा, फिर अल्प, महा और फिर अल्प। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, तो पहला, तीसरा, पांचवे जो कर्म की जो लाइन है ना, यानी का, चा, टा, ता, पा, ये अल्प के अंतर्गत आएंगे। गा, जा, डा, दा, बा ये भी अल्प के अंतर्गत आएंगे। और खा, छा, ठा, था, फ ये महा के अंतर्गत आएंगे, यानी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। अल्प यानी जहां पर बोलने में कम आवाज की, कम हवा की आवश्यकता होती है, तो कम श्वास की आवश्यकता हो वहां पे अल्प, जहां पे अधिक की हो वहां पर महा की। तो यहां पर अल्प, महा, अल्प ये हो गया है। और यहीं पर बात करें य, र, लावा ये सभी अल्प के अंतर्गत। और शा, शा, शाह की बात करें तो ये महा के अंतर्गत। तो एक बार इसे देख लीजिए, यही बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30। देखिए अब घोष और सघोष है। देखिए घोष यानी सघोष, घोष दोनों एक ही चीज होता है, अघोष अलग होता है। और आपको पता करना है कि अघोष व्यंजन नहीं है।
का, टा, पा और ग कौन सा अघोष व्यंजन नहीं है, यानी कौन सा यहाँ पर क्या है, घोष व्यंजन है। तो घोष व्यंजन कौन सा होगा, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी ग। अगला क्वेश्चन है 29वां कि निम्न में से सघोष व्यंजन नहीं है, तो सघोष व्यंजन कौन सा नहीं होगा, या, जा, धा और था। क्वेश्चन नंबर 29 है और आप यहाँ पर सोचिए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये भी था। और यहीं पर तीसरा आपको पूछा है कि निम्न में से अघोष व्यंजन है, तो अघोष व्यंजन कौन सा है यहाँ पे। तो देखिए अघोष व्यंजन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको खा। अब यहाँ पर पहचान कैसे करनी है कौन अघोष है कौन सघोष है। देखिए अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा वर्ग ये अघोष के अंतर्गत आता है, का, खा, चा, छा, टा, ठा, तो ये अघोष के अंतर्गत है। और यहीं पर जो शा, शा वाले हैं ये भी अघोष के अंतर्गत ही आते हैं। बाकी अगर यहाँ पर सघोष की बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो पंचमा अक्षर है ये सघोष के अंतर्गत, या, र, ला, वा और हा यह भी सघोष के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों फिगर को दिमाग में रखना, आपके सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। तो मात्रा के आधार पर तो स्वर होते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी 3 होते हैं। और 3 कौन से होते हैं, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक प्लुत होता है। और प्लुत स्वर की बात करें जैसे हम ओम लिखते हैं ना, ये वाला प्लुत होता है। और इसमें त्रिमात्रिक स्वर होते हैं, यानी त्रिमात्रक की यूज होता है उसमें 3 मात्रा का। मूल स्वर की संख्या 11 है। हिंदी में कुल स्वर आपको पूछा जाए 13 है। लेखन के आधार पर कुल वर्ण 52 है, जिसमें से 13 स्वर है, 35 व्यंजन है और 4 यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है। और बाकी यहाँ पे उच्चारण के आधार पर 45 है, 10 + 35, 10 स्वर 35 व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 32 हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है और हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना की बात की गई है और इसका आंसर आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 12 मार्च 1954 को, ऑप्शन नंबर बी यानी ये राइट होगा। और यहीं पर आप देखोगे कि साहित्य अकादमी स्थापना की बात करें 12 मार्च 1954 को। 2021 का साहित्य अकादमी जो काफी इंपॉर्टेंट है, सम्राट अशोक रचना के लिए दया प्रकाशना को। 2020 का टोकरी में दिगंत के लिए जो थेरी गाता है अनामिका को दिया गया था। छीलते हुए अपनों को 2019 में नंदकिशोर आचार्य को। और 2005 में क्याप के लिए मनोहर श्याम जोशी जी को। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये फैक्ट इसलिए रखा है जो 2005 वाला है ना, क्योंकि कहीं पर जो BS नेगी सर की बुक है ना वहाँ पर 2006 लिख दिया गया है कहीं पर, तो 2006 गलत है आपका, या आगे गलत ना हो। अगर हमने कहीं पर आपको 2006 बताया हो तो ध्यान रख लेना 2005 सही है। साहित्य अकादमी की जो यहाँ पर वेबसाइट है वहाँ पर 2005 दिया गया है, जबकि जो बुक है यहाँ पर अगर BS नेगी की बात करें तो वहां पर उन्होंने 2006 दिया है। तो इसलिए गलत ना हो ये प्रश्न, इसलिए यहाँ पे आपके लिए रखा है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यहाँ पर पूछा है कि हिंदी में संबंधित प्रमुख संस्था है, विभाग है, उनकी स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है। नेशनल बुक ट्रस्ट 1958, नागरिक प्रचारिणी सभा 1893, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1965 और राजभाषा आयोग 1956। तो 33 का राइट आंसर, तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 1893। नेशनल बुक ट्रस्ट 1957 है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में है। राजभाषा आयोग की बात करें तो 1900 यहाँ पर होता है। राजभाषा आयोग की बात करें तो ये होता है 1900, यहाँ पर आप देखोगे 1955 में। और BG खरे यानी बाल गंगाधर खरे इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 34 विश्व हिंदी दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था, तो यह कब मनाया गया था। तो विश्व हिंदी दिवस से सर्वप्रथम जो मनाया गया था ये 2006 में मनाया गया था, सर्वप्रथम 2006 में। क्वेश्चन नंबर 35-36 देखिए, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर कि भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, तो भोपाल में कब हुआ था। तो देखिए भोपाल में जो आयोजन हुआ था ये हुआ था सितंबर 2000, सितंबर सभी ऑप्शन में है तो 2015 इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यानी यहाँ पर सी कर लेते हैं, यहाँ पर डी हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी 2015 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सभी जो सम्मेलन है बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ पर इनका क्रम में ध्यान रख लेना। आगे के 4 ऐसे याद करना, 75, 76, 83, 93, 75, 76, 83, 93 ऐसा कर्म करके आप याद कर सकते हो। और लास्ट के 3 आप ऐसे याद करोगे, देखिए 12, 15 यहाँ पर आप देखोगे 12, 15, 18, 12, 15, 18, तो ऐसे में भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर ये है, इन्हें जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है अपभ्रंश के संदर्भ में गलत कथन है। देखिए अपभ्रंश के संदर्भ में गलत कथन है। अपभ्रंश को विद्यापति जी द्वारा देशिल बहना कहा गया था। अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा पुरानी हिंदी कहा गया था। अपभ्रंश काल का जो वाल्मीकि है स्वयंभू कवि को कहा जाता है।
और लास्ट है यहाँ पे अपभ्रंश का जो उत्तरकालीन अवस्था है उसे प्राकृत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, तो यहां पर सोचिए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्राकृत नहीं कहते हैं, इसे अवभट्ट कहते हैं। अपभ्रंश का जो उत्तरकालीन अवस्था है उसे अवभट्ट कहते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जो यहाँ पर किस वर्ष सरस्वती जो पत्रिका है इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है और इसका प्रकाशन आपको बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1900 में। और यहीं पर आप देखोगे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है 1903 में इसके संपादक बने थे, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है भोजपुरी भाषा का? तो किसे कहा जाता है? विद्यापति, महेंद्र मिश्र, कवि जगनलाल या फिर भिखारी दास ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 39, तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी भिखारी दास ठाकुर, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 40 और यहां पर देखोगे पूछा है कि देखिए यहां पे कुछ रचना है और कौन से रचनाकार हैं सुमेलित नहीं है। खालिक बरी आमिर खुसरो, प्रेम सागर लल्लू लाल, रानी केतकी की कहानी इंसान खां और कीर्तिलता जो कीर्तिलता है वो सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 40, तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी विद्यापति की रचना है कीर्तिलता कीर्तिपता का पदावली। और यहीं पर सदल मिश्र की बात करें तो नासिकेतोपाख्यान, रामचरित्र और आध्यात्म रामायण ये रचना है सदल मिश्र की। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व अधिनियम आदि से संबंधित विधेयकों में प्रयोग होने वाली जो भाषा का प्रयोग है वो किस अनुच्छेद में है? जो सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा प्रयोग हो रही है, हाई कोर्ट में जो भाषा प्रयोग हो रही है, तो या विधेयकों में जो भाषा प्रयोग हो रही है इसके बारे में जो यहाँ पर बताया गया है वो किस अनुच्छेद में है? 343, 344, 351 ए या फिर 348। तो सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और 343 की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 348 है। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी ये लिखा गया है। तो संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी यह लिखा गया है 343 में। 344 एक में राजभाषा संबंधी आयोग दिया गया है। 351 ए में प्राथमिक स्तर पर राजभाषा को बढ़ावा सरकार करेगी यह बताया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब है 42। देखिए हिंदी शब्द के किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द को, तो हिंदी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? और एक प्रश्न आपके लिए कि जो उर्दू शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है यह भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द जो लिया गया है वो लिया गया है फारसी से और उर्दू शब्द जो लिया गया है वो तुर्की से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन है? नागरिक प्रचारिणी सभा 1893 इसके संस्थापक सदस्य कौन है? तो इसके संस्थापक सदस्य आपको मिलेंगे, तो देखिए इसके संस्थापक सदस्य आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी शिव कुमार यहाँ पर मिलेंगे और बाबू श्याम सुंदर। यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन देखिए कि बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तो यह तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर प्रचारिणी सभा है, नागरिक प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए प्रमुख रचना व उनकी भाषा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है पहले एग्जामों में। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। विनय पत्रिका की भाषा क्या ब्रज में है? बताइए। पद्मावत की भाषा अवधी और कीर्तिलता की बात करें मैथिली। तो क्वेश्चन नंबर 44 और इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए दोस्तों कीर्तिलता की भाषा की बात करें तो ये आपको अवहट में मिलेगी और बाकी सभी सही है। पद्मावत भी अवधी भाषा में है, रामचरितमानस भी बात करें तो अवधी भाषा में ही आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 45 से कि पूछा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, तो यह आपको मिलेगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु द्वारा बाल बोधनी जो पत्रिका है, देखिए बाल बोधनी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया गया। बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो यह किया गया था 1874 में। और ध्यान रखना दोस्तों पूछा जाता है कि बाला बोधनी पत्रिका का संबंध किससे था? तो ये नारी से संबंधित था, नारी विकास के संदर्भ में था। तो नारी के उत्थान के लिए पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1874 में करवाया गया था। बिहारी किस कवि के दरबारी कवि थे? तो बिहारी किस कवि के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जी की बात करें तो बिहारी जी थे वो थे राजा बिहारी मल या फिर राजा जय सिंह या फिर अकबर या फिर सिकंदर लोदी। तो ये थे दोस्तों ऑप्शन सी यानी राजा जय सिंह, इसका बिल्कुल सही है। 48-49 देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना,
तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 1910 में। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो ये प्रश्न यूकेएसएससी का है और यहां पर बात करें इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात के राजा जो जयभट्ट है वो यहां पर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 50 है और लास्ट क्वेश्चन है कि भारोपीय भाषा परिवार को इंडो जर्मनी परिवार कहा था। तो देखिए भारोपीय भाषा की बात करें तो सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारत में, और भारोपीय जो भाषा परिवार है इसे इंडो जर्मनी परिवार कहा था, और वह कहा था ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर ने यह कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 250 ये हैं और क्वेश्चन नंबर 50 ही आज के हैं, बाकी 50 क्वेश्चन कल आएंगे। और कल यहाँ पे बात करें तो शुद्ध शब्द वाले आएंगे और टॉप लगभग 200 इंपॉर्टेंट जो शुद्ध शब्द है वो आपको हम करवाने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50 और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। धन्यवाद दोस्तों।